देखिए स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर क्लास 10 साइंस के लिए यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली 2021 के लिए मैंने मॉडल पेपर बनाया है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हैं, ठीक है। और देखिए इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, इंक्लूड किया है 2020 में आया हुआ पेपर भी है, और इसमें मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। इसे आप कर लोगे तो मान लीजिए आप केवल इसे करते हो तो आपके 90+ नंबर आएंगे साइंस में, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, दूसरा है प्लस का 10 सेंटीमीटर, तीसरा है माइनस का 20 सेंटीमीटर और चौथा है 40 सेंटीमीटर। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आर इक्वल टू दे रखा है माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, इसके लिए इसकी वक्रता त्रिज्या माइनस की ली जाएगी। वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, आर इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर हो गया। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध 2f इक्वल टू आर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम f इक्वल टू निकालेंगे तो r/2 हो जाएगा। तो f इक्वल टू आर की वैल्यू माइनस का 20/2 इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे नेत्र का दृष्टिपरास होता है जहाँ से जहाँ तक हम देख सकते हैं, वो 25 सेंटीमीटर से शुरू होकर इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। हम 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो निकट बिंदु हमारी स्वस्थ मनुष्य के नेत्र का जो होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है, और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है, ठीक है। तो इसमें से 25 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। देखिए तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन में समान होता है। जो प्रतिरोध हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, उसमें जो समांतर क्रम संयोजन में होता है वो समान क्या होता है, धारा समान होती है, या आवेश होता है, या विभवांतर समान होता है, या कोई नहीं होता, ठीक है। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये आपका पहला प्रतिरोध है, ये आपका दूसरा प्रतिरोध है, ये आपका तीसरा प्रतिरोध है, ठीक है। इसको जब हम एक सिरे को, इसके तीनों सिरों को एक से मिला दें, ऐसे इधर कर दें, ये एक बिंदु यहाँ से ले लें, एक यहाँ से ले लें। इसको जब हम किसी वाइपर बताओ किसी बैटरी से जोड़ते हैं ना, बैटरी से, ये इसका पॉजिटिव होता है बैटरी का, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ से तो इसमें धारा चलेगी, इस प्रकार से धारा जाएगी आई, ठीक है। यहाँ तक आई धारा आएगी। यहाँ पर 3 रास्ते हो गए धारा को जाने के लिए। देखिए इधर धारा I1 चली जाएगी, इधर धारा I2 चली जाएगी, इधर धारा I3 चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अब देखिए हमसे पूछा है कि समान क्या होता है, तो धारा आई थी, इसमें से I1 इधर चली गई, I2 इधर और I3 इधर, तो धारा अलग हो गई तो आवेश भी अलग हो जाएगा। और विभवांतर लेकिन इसमें समान होता है, इसके सिरों का विभवांतर V ही होगा, इसके भी, और इसके सिरों का विभवांतर V ही होगा, जो कि इस बैटरी से इसे मिला है, ठीक है। तो इसमें प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर प्रत्येक सिरे का समान होता है, ठीक है, विभवांतर समान हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा गया है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नंबर ए वेबर होता है, नंबर बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, नंबर सी वेबर प्रति मीटर होता है, या कोई नहीं होता। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक मैं आपको बता दूं, F बराबर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, I × V × L, ये होता है F बराबर IVL। यहाँ से V चुंबकीय क्षेत्र होता है, I प्रवाहित धारा होती है, और L चालक की लंबाई होती है, और F उसके सिरों के बीच का बल होता है, उस पर जो बल लगता है विद्युत धारा प्रवाहित करने से, ठीक है। यहाँ से हम चुंबकीय क्षेत्र V का मात्रक निकालेंगे तो V = हो जाएगा F/I × L, ठीक है। यहाँ से V का मात्रक हम लिखेंगे तो F का मात्रक न्यूटन प्रति, धारा का मात्रक एम्पियर × मीटर। एक तो इसका है V का मात्रक ये होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। इसे ही हम टेस्ला भी बोलते हैं, क्या, टेस्ला भी ऑप्शन में नहीं है। और एक फॉर्मूला इसका होता है V का, फाई = B × A, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। फाई चुंबकीय फ्लक्स होता है, V चुंबकीय क्षेत्र होता है, और A क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो B का मात्रक यहाँ से हम निकालेंगे तो V = हो जाएगा φ/A, ठीक है। फाई का मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कौन सा सही है, बी ऑप्शन, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके 3 मात्रक मैंने आपको बता दिए, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या टेस्ला, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पेपर का सॉल्यूशन का PDF चाहते हैं तो स्टडी विद सोनू शर्मा हमारे एक पब्लिक चैनल है टेलीग्राम पर, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको इसका PDF दे दूँगा, ठीक है। और स्टडी विद सोनू शर्मा के नाम से ही हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है दूसरे का कावा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की, देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा पूछिए, ठीक है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की, इधर देखिए ये इसका ध्रुव होता है P, ये इसका फोकस होता है F, ये इसका वक्रता केंद्र होता है C, ठीक है। ये क्या होता है, जब इसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो लेंस वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये उसके फोकस से जाती है, यही इसका मुख्य फोकस होता है। देखिए परिभाषा मैंने लिखी है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उसे उस दर्पण का मुख्य फोकस या अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस है, इसका वक्रता केंद्र है। ये मुख्य अक्ष के समांतर जो कोई प्रकाश किरण आएगी और इस दर्पण में यहाँ पे पड़ेगी, दर्पण से इसका परावर्तन होगा और ये फोकस से जाएगी, यही इसका मुख्य फोकस होता है, इसे ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैं पेपर को स्पीड से सॉल्व करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको भी फायदा होगा, क्योंकि आपके पेपर में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, बताइए प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या दूर हटेगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक सीमा रेखा पृष्ठ है, ठीक है, जो दो माध्यमों को अलग अलग बांटता है। ऊपर का माध्यम वायु है, नीचे का वायु माध्यम जल है, ठीक है। ये इस पर अभिलंब है, मान लीजिए अभिलंब होता है जो तल पर होता है, इस तल के साथ ये 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये तिरछी कोई प्रकाश किरण आएगी यहाँ से, ये वाला कोण बनेगा, इसे आपतन कोण कहते हैं I, ठीक है। ये प्रकाश किरण वायु से जल में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्यों, क्योंकि जल जो है वो वायु की तुलना में सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, और सघन माध्यम में इसकी प्रकाश की चाल कम हो जाएगी और ये इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसका वास्तविक पथ कुछ इस प्रकार से होगा और ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। क्यों झुकेगी, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक n=1 होता है, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, और जल का अपवर्तनांक n=1.5 होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, तो इसमें प्रकाश की चाल कम होती है, इसलिए ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये रहा क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, बताइए प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या दूर हटेगी, क्यों। देखिए ये कोई बिंदु है, ये कोई पृष्ठ है, इसमें जो कि दो माध्यमों को अलग अलग बांटता है। ये वायु है जो कि विरल माध्यम है, ये जल है, ये सघन माध्यम है, ठीक है। वायु का अपवर्तनांक 1 होता है और जल का अपवर्तनांक 1.5 होता है। तो होगा क्या यहाँ पे, जैसे ये प्रकाश किरण तिरछी आपतित होगी तो जल में इसकी प्रकाश की चाल घट जाएगी, ठीक है, घट जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि प्रकाश की चाल यहाँ पे अधिक थी तो ये ऐसे जा रही थी, इसलिए यहाँ पे प्रकाश की चाल कम हो जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी थोड़ा सा, ठीक है। प्रकाश किरण मैंने लिखा है प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि जल वायु की तुलना में सघन माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। एयर में जो प्रकाश की चाल होती है वो ग्रेटर देन होती है वी वाटर, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल से अधिक होती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दूसरे का गांवा क्वेश्चन है, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, ये सॉल्व करना है। V=6 वोल्ट और आवेश दे रखा है Q=1 कूलम, इसमें हमको इसको ऊर्जा बतानी है, उसमें कितनी दी जाएगी, W= पूछा है, ठीक है। हो जाएगा क्या, W= होता है V/Q, ऐसे निकाल देंगे। Q का मान इसमें से 6 वोल्ट है अपॉन Q का मान इसमें 1 है, ठीक है, तो कितना आएगा 6 जूल ही आ जाएगा, ठीक है। W=V/Q, V का मान 6 वोल्ट और Q का मान 1 रख देंगे, ठीक है, W=6 जूल आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे का, अब दूसरे का फाइनल क्वेश्चन हो चुका है, अब तीसरे के काव्य क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए कावा क्वेश्चन दे रखा है तीसरे का, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थिति बताइए। देखिए होगा क्या, इसमें जो अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण दे रखा है, अब उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो इधर होती है और इधर जो भी दूरी नपती है इसका ध्रुव होता है, ये इसका फोकस होता है, ये इसका यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी ध्रुव से दाईं ओर है, दाईं ओर, ठीक है, इसलिए इसे हम पॉजिटिव लेंगे। देखिए क्या है, फोकस दूरी F=15 सेंटीमीटर, ऐसे पॉजिटिव लेंगे। U=-10, ऐसे ऑलवेज माइनस के लेते हैं, ठीक है। और V हमें पूछा है, क्या करेंगे, वी नो दैट
लेंस दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। इसमें पुट कर देंगे वैल्यू 1/f की वैल्यू 15 = 1/v माइनस u की वैल्यू माइनस की 10 है, इसलिए माइनस की 10 रख देंगे, ठीक है। 1/v = इसे इधर भेज देंगे तो 1/15 + 1/10, इसे सॉल्व करेंगे 30 इसका एलसीएम आएगा, 15 का 2 बार जाएगा तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 10 का 3 बार जाएगा 3 बार पहुंच जाएगा, ठीक है। तो v = कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा इसे सॉल्व करके। अब v क्योंकि v इसका पॉजिटिव आया है, v अगर पॉजिटिव होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है तीसरे के अथवा में, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख खींचिए। देखिए दीर्घदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष को हम दीर्घदृष्टि दोष भी कहते हैं, दीर्घदृष्टि दोष, ठीक है। और देखिए दूरदृष्टि दोष क्या होता है, ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की तो स्पष्ट दिखाई देगी परंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी, इसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। देखिए नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की दिखाई नहीं देती है, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ये किन कारणों से होता है, इसमें होता क्या है, ये जो नेत्र गोलक होता है हमारी आँख में, जो एक लेंस लगा होता है प्राकृतिक लेंस, देखिए मैं दिखाऊँ, ये इस प्रकार से हमारी नेत्र का जो लेंस होता है वो इस प्रकार से होता है, ये हमारे नेत्र का लेंस है, नेत्र लेंस है, ठीक है। होता क्या है इस दोष में, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, वक्रता कम हो जाती है मतलब ये मोटा हो जाता है, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हो जाएगा तो इसका गोला इस प्रकार से बन जाएगा, तो इसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ तक आएगी और ये कम होगी, ठीक है। फोकस दूरी बढ़ जाएगी और ये इस प्रकार से इसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी, और फोकस दूरी ज़्यादा होगी तो इसकी क्षमता घट जाएगी, क्योंकि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/P होता है, ठीक है। तो होगा क्या, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, पहला कारण इसका यही है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा कारण इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक होता है, जो हमारी आँख का जो नेत्र गोलक होता है इस प्रकार से, ये मान लीजिए हमारी आँख है, इसका व्यास बढ़ जाता है, ठीक है, ये मोटा हो जाता है, यही इस कारण से भी हमारी आँख में दूरदृष्टि दोष हो जाता है। ये आप किरण आरेख बना सकते हैं, ठीक है। या फिर किरण आरेख में आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, देखिए ये हमारा नेत्र गोलक है, ठीक है। ये इसमें एक लेंस लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये यहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, यहाँ पर होता है दृष्टिपटल, यहाँ ये होता है रेटिना, रेटिना यहाँ पर होता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और होगा क्या, इसकी क्षमता कम हो जाएगी, ये मोटा हो जाएगा, इसकी क्षमता कम हो जाएगी तो ये प्रकाश किरणों को यहाँ पर कहीं मोड़ेगा, स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। जैसे ही हम यहाँ पर एक प्रतिबिंब लगा देंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे, उत्तल लेंस लगाते ही ये प्रकाश किरणों को इस तरह से मोड़ देगा और प्रतिबिंब स्पष्ट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। देखिए तीसरे का खामा क्वेश्चन है, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। देखिए V का मान 50 वोल्ट दे रखा है और Q का मान 96,000 कूलम दे रखा है, ठीक है। इसमें उत्पन्न ऊष्मा H = हमें पूछा है, वी नो दैट ऊष्मा का एक फॉर्मूला होता है H = VIT, ठीक है। और I का फॉर्मूला होता है Q/T, T से T को खत्म कर देंगे तो H = हो जाएगा V × I, V × Q, ठीक है। ये देखिए H = हो जाएगा V × Q, तो H = V का मान 50 वोल्ट दे रखा है, इंटू Q का मान 96,000 कूलम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 480000, 5 बार 0 आएगी, ठीक है। H = 4.8 × 10⁶ भी इसे हम लिख सकते हैं जूल, और यहाँ पे से किलो जूल में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो 10⁻³ कम हो जाएगी और ये किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। 4.8 × 10⁻³ किलो जूल, इसका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसे। क्या क्वेश्चन है, विद्युत मोटर अथवा का क्वेश्चन है ये, वैसे भी पेपर में आया हुआ था। विद्युत मोटर तथा विद्युत जनरेटर के बीच अंतर क्या है। देखिए विद्युत मोटर विद्युत मोटर क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा
काम होता है, ये विद्युत मोटर क्या करती है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, पहला तो इसका काम ये होता है। और जनित्र का काम क्या होता है, जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये इन दोनों के बीच मेजर डिफरेंस यही है, क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, इन दोनों का पहला डिफरेंस इसमें यही है। और इसमें दूसरा डिफरेंस क्या है, विद्युत मोटर जो होती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। विद्युत मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है, बाएं हाथ का। ठीक है, और विद्युत जनित्र में क्या होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगता है। ठीक है, और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें कंटिन्यू जो फ्लक्स है वो परिवर्तित होता रहता है, फ्लक्स परिवर्तित होता रहता है, जिससे इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। विद्युत वाहक बल से प्रेरित धारा होती है, जिससे ये घूमता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण घूमती है मोटर। देखिए ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, देखते हैं, देखिए क्या लिखा है मैंने, विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है, जो कुंडली को उसके अक्ष के परत घुमाने का प्रयास करता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। ये इसका सिद्धांत है विद्युत मोटर का सिद्धांत है। ठीक है, और फिर लिखा है, कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र होने के कारण अपने अक्ष पर घूमने लगती है। मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है तथा यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। और विद्युत मोटर करती है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। और डायनामो क्या होता है, विद्युत जनित्र डायनामो का सिद्धांत यह है कि, देखिए मैं आगे दिखाता हूँ, देखिए विद्युत मोटर का सिद्धांत यह है कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जब किसी बंद कुंडली को, या कि बंद कुंडली मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, ऐसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो उससे निकलने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता रहता है, कंटिन्यू परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और बाह्य परिपथ में कुंडली में प्रेरित धारा बहती है। एक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होगा, फाई परिवर्तित होता रहेगा, तो इससे क्या होगा, कुंडली के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। उससे ये क्या बोलते हैं, उसे प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जनित्र फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, यही इसका सिद्धांत है। जनित्र जो है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर कार्य करता है और विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर कार्य करती है। और इसमें क्या होता है, जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जबकि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। इन दोनों में यही मेजर डिफरेंस है। अगर आप ये क्वेश्चन 2 नंबर में आए तो आपको केवल इतना ही लिखना है कि विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है तथा विद्युत जनित्र फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जबकि जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, मानव नेत्र वाला क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको इससे दिखा देता हूँ, देखिए मैं इसे एडजस्ट कर लूँ पहले। हाँ देखिए, मानव नेत्र का चित्र बनाकर विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। मानव नेत्र का चित्र बनाना है और इसका भागों का सचित्र वर्णन करना है। देखिए ये होता क्या है, मानव नेत्र कुछ इस प्रकार से होता है, एक गोलीय भाग होता है इसमें, यहाँ पे इसमें ये लेंस लगा होता है, ये आयरस होता है, यहीं पे कॉर्निया भी होती है, ये पुतली होती है, ये नेत्र लेंस होता है। ठीक है, इसे रक्तक पटल कहते हैं। ये रेटिना होता है यहाँ पे, और यहाँ पे गतकाय या दृष्टि क्षेत्र होता है, ये दृक तंत्रिकाएँ होती हैं, जो कि दृक तंत्रिकाओं का कार्य क्या होता है, ये हमारे आँख में बनने वाले जो प्रतिबिंब बनता है उसके जो सिग्नल है वो हमारे माइंड तक पहुँचाती हैं। ठीक है, इसके विभिन्न भाग यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रक्तक पटल है, ये यहाँ पर रेटिना है, ये दृष्टि क्षेत्र पटल है, ये पश्चिमाभिकाएँ हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, और इसके जो विभिन्न भाग हैं उनका मैंने वर्णन नीचे किया है। देखिए दिखाता हूँ आपको, सब कुछ लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, देखिए, मानव नेत्र एक प्रकार का प्राकृतिक उत्तल लेंस होता है। हमारी जो आँख का जो लेंस है ये प्राकृतिक उत्तल लेंस होता है, जो इसके मुख्य प्राकृतिक उत्तल लेंस होता है,
जो मांसपेशियों के सहारे टिका होता है। प्राकृतिक उत्तल लेंस होता है ये नेत्र जो है हमारी आँख में, जो मांसपेशियों के सहारे इसमें लगा होता है। ठीक है, और क्या दे रखा है, नेत्र गोलक। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला भाग है इसका नेत्र गोलक। नेत्र गोलक क्या होता है, देखिए मानव नेत्र का व्यास लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गोलाकार भाग होता है। मानव नेत्र का जो व्यास है वो 2 से 3 सेंटीमीटर का गोलाकार भाग होता है, जिसे गोलक कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है, नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत, नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत जो सफ़ेद रंग की अपारदर्शी कठोर पदार्थ से बनी होती है, इसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। नेत्र की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे हम दृढ़ पटल कहते हैं, जो कि हमारे नेत्र के आंतरिक अंग होते हैं उनकी सुरक्षा करता है धूल आदि के कणों से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, रक्तक पटल या कोराइड। कोराइड क्या होता है, दृढ़ पटल के पीछे, ये दृढ़ पटल है ना, दृढ़ पटल सबसे बाहरी परत होती है नेत्र की, इससे आगे वाली जो परत होती है, दृढ़ पटल के पीछे एक काले रंग की परत होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, नेत्र लेंस में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अवशोषित करके परावर्तन का रोकना ही इसका कार्य होता है। देखिए हमारा जो नेत्र है ये हमारी आँख है। ठीक है, इसमें जो प्रकाश किरण यहाँ से जाएंगी तो इसमें परावर्तन की घटना भी हो सकती है। हमारी नेत्र में ये गुण पाया जाता है कि इसमें परावर्तन की घटना नहीं होती है। अगर हमारी नेत्र में परावर्तन की घटना होगी तो हमारी आँखें भी बिल्ली की तरह चमकनी दिखाई देंगी। इसमें परावर्तन होगा तो प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देगा और हम भी चमकने से लगेंगे। ठीक है, जैसे शक्तिमान लगता है ऐसे लगेंगे। हमारे नेत्र में जो गुण पाया जाता है कि जो प्रकाश जाता है, इसमें जो रक्तक पटल होता है या कोराइड होता है, ये इस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और इसमें जो परावर्तन की घटना होती है उसे ये रोक देता है। ठीक है, इसका कार्य यही होता है रक्तक पटल या कोराइड का। ठीक है, ये नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और उसके परावर्तन की घटना को रोक देती है। यही कारण है कि हमारी आँख चमकीली हमको दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है, नेत्र गोलक का सबसे बाहरी भाग जो कि एक चिकने पारदर्शी पदार्थ से बना होता है। जो हमारा लेंस होता है उसके पास में यही होती है कॉर्निया। ठीक है, जो कि चिकने पारदर्शी पदार्थ से बना होता है। इसका काम नेत्र के आंतरिक भागों की धूल आदि के कणों से सुरक्षा करना है। जो कॉर्निया होती है इसका कार्य क्या होता है, ये नेत्र में जो धूल आदि के कण होती हैं उसको जाने से रोकती है, हमारी आँख की आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया पर ही आपतित होता है। नेत्र में जो आँख प्रकाश प्रवेश करेगा जो वो सबसे पहले कॉर्निया पर ही आपतित होगा। ठीक है, देखिए अब क्या है, नेक्स्ट है आइरिस। आइरिस क्या होता है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन मांसपेशी होती है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन मांसपेशी होती है जिसे आइरिस कहते हैं। ठीक है, जिसके सहारे नेत्र लेंस टिका होता है। नेत्र लेंस जिससे टिका होता है, जो मांसपेशी होती है उसे ही हम आइरिस कहते हैं। अलग अलग देश में रहने वाले प्राणियों के आइरिस अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा जो चाइनीज़ लोग होते हैं उनकी आँखों का जो रंग होता है कुछ और प्रकार का होता है, और जो इंडियंस होते हैं उनका कुछ और होता है, और जो अमेरिकन्स होते हैं उनका कुछ और होता है। यही कारण है उनमें जो आइरिस होता है वो अलग अलग होता है। ये पैतृक गुण होते हैं, पैतृक गुण होते हैं। ठीक है, उनके माता पिता से उन्हें मिलते हैं। जिनकी माता पिता की आँख ऐसी होंगे ऐसा ही होगा। ठीक है, आइरिस का कलर जैसा होगा उसकी आँख ऐसी ही दिखाई देंगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, नेत्र तारा अथवा पुतली। नेत्र तारा क्या होता है, आइरिस के ठीक पीछे एक छोटा छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। इसी के द्वारा नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को समायोजित किया जाता है। होता क्या है, आइरिस के पीछे एक छिद्र पाया जाता है हमारे नेत्र में। इस छिद्र का कार्य क्या होता है, इस छिद्र से ही प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी अंधेरे कमरे से किसी उजाले वाले प्रकाश में जाते हैं तो हमें अपनी आँख को बंद करना पड़ता है या सिकोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारी आँख का जो ये है ना, ये नेत्र तारा तो पुतली ये सिकुड़ती है उस समय, क्योंकि उसमें प्रकाश काफ़ी हो जाता है। इसीलिए इसको जो प्रकाश जो हमारी नेत्र में प्रवेश करता है उसे ये पुतली समायोजित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेटिना। रेटिना क्या है, रेटिना पर हमारी जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर आँख का, देखिए नेत्र गोलक का सबसे भीतरी अंग जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना अथवा नेत्र का पर्दा कहते हैं। ठीक है, रेटिना को ही नेत्र का पर्दा भी कहते हैं। याद रखना है, रेटिना पर हमारी जो आँख का जो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखिए अब 8वां है अंधबिंदु।
अंधबिंदु क्या होता है? मानव नेत्र में स्थित वह बिंदु जिस पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, अंधबिंदु कहलाता है। नेत्र में एक अंधबिंदु पाया जाता है जिस पर प्रतिबिंब तो बनता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, उसे हम नेत्र का अंधबिंदु कहते हैं। पीतबिंदु, पीतबिंदु वह होता है जिस पर बनने वाला प्रकाश प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, उसे पीतबिंदु कहते हैं। देखिए, रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिस पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, पीतबिंदु कहलाता है। ठीक है, पीतबिंदु कहलाता है। कुछ नोट पॉइंट मैंने लिखे हैं इसमें। देखिए, पहला नोट पॉइंट है, स्वस्थ मनुष्य की एक आंख से 150 डिग्री तथा दोनों आंखों से 180 डिग्री तक देखा जा सकता है। जो हमारी स्वस्थ नेत्र होता है ये इस प्रकार से, इस एक नेत्र से हम 150 के दृष्टि क्षेत्र को ही देख सकते हैं, 150 डिग्री के दृष्टि क्षेत्र को ही देख सकते हैं, और दोनों आंखों से 180 डिग्री के क्षेत्र को देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, नेत्र लेंस और कॉर्निया के पीछे एक द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.36 होता है। नेत्र लेंस और कॉर्निया के पीछे, नेत्र में जो नेत्र लेंस होता है और कॉर्निया सबसे बाहरी पृष्ठ होता है और ये लेंस होता है। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर एक द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक 1.6 होता है। ठीक है। और एक और है नोट पॉइंट, नेत्र गोलक में एक द्रव भरा होता है जिसे काचा द्रव कहते हैं। नेत्र के जो गोलक होता है, ये जो नेत्र गोलक है, इसके अंदर भी एक द्रव भरा होता है जिसे हम काचा द्रव कहते हैं। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, नेत्र लेंस क्या होता है? नेत्र लेंस होता है, हमारी आंखों में जो नेत्र लेंस होता है, पुतली अथवा नेत्र तारा के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है। हमारी जो आंख में होता है वो द्विउत्तल लेंस होता है। ठीक है, प्राकृतिक ऊतकों का बना हुआ होता है, ऊतकों का। ठीक है, देखिए, पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब बनता है नेत्र पर और छोटा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे रेटिना पर बनता है। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा में दे रखा था ये नेत्र, या तो नेत्र का वो क्वेश्चन करना था या ये अथवा में दे रखा है। देखिए, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन पर्वतारे खींचकर कीजिए। ओम का नियम क्या है? देखिए, ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, जैसे कि ताप होता है, दाब होता है और आयतन होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, आयतन आदि को ना बदलें तो उस चालक के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है ना, विभवांतर V, वो उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। यही है ओम का नियम। देखिए, लिखा है मैंने, देखिए ओम का नियम। देखिए, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, आयतन आदि को ना बदलें तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है। देखिए, आगे दिखाता हूँ। देखिए, यदि चालक में प्रवाहित धारा I तथा सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V हो तो V प्रोपोर्शनल I हो जाएगा, क्योंकि जो विभवांतर होता है उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जो कि R होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह की जगह पे इक्वल आ जाता है और R एक कांस्टेंट आता है, जहाँ R एक नियतांक होता है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, तो यहाँ से अगर हम R = निकालेंगे तो V/I हो जाएगा। ठीक है, तो इस नियम को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का अनुपात उस चालक का प्रतिरोध होता है। यह भी ओम का ही नियम है। देखिए, यहाँ से हम R का मात्रक भी निकाल सकते हैं। R का मात्रक क्या होगा, R = V/I, R का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, इसे ओम भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं। अब फिजिक्स मैंने आज सॉल्व करा दी है आपकी, और सेकंड पार्ट में आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और थर्ड पार्ट में आपको बायोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स मैंने आपकी सॉल्व करा दी है एक पेपर की, और कल आपको इसकी केमिस्ट्री क्लास मिल जाएगी और फिर बायोलॉजी की सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, और इस पेपर का आपको अगर PDF चाहिए तो
टेलीग्राम चैनल है मेरा एक, स्टडी विद सोनू शर्मा। इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको PDF दे दूँगा, ठीक है। और मेरा पर्सनल नंबर आप नोट कर सकते हैं 95 48 63 58 49, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं यदि आपको कोई समस्या होती है तो, ठीक है। और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही दोगे। यूट्यूब पर चैनल है मेरा स्टडी विद सोनू शर्मा, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो शेयर भी कर देना। इस तरह की आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है।